दोस्तों वीडियो का ही आगाज़ करते हैं आज हूतियों के साथ, क्योंकि हम जानते हैं कि यमन के हूती लोगों ने रेड सी के अंदर एक लंबे वक्त से हाहाकार मचा रखा है। इजराइल और अमेरिका को जितना ज़्यादा परेशान यमन के हूतियों ने किया है, इतना किसी ने भी नहीं किया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यमन के हूती ये जो कुछ कर रहे हैं एक लंबे वक्त से, इनके नुकसान क्या हो रहे हैं। 3 हिस्सों में बताऊंगा। पहली बात तो ये समझिए कि इजिप्ट की तरफ से कहा गया है कि उसका जो सुएज़ कैनाल है वो पूरी तरीके से खाली पड़ा है कमर्शियल शिप से, यानी कि जो व्यापार वाले शिप होते हैं, जहाज़ होते हैं, उनसे खाली पड़ा है। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब सुएज़ कैनाल इस हालत में पहुंचा है। सुएज़ कैनाल वही है जो रेड सी को मेडिटेरियन सी से जोड़ता है, यानी जिसके रास्ते से ही सारे जहाज़ रेड सी के बाद मेडिटेरियन सी में पहुंचते हैं और यूरोप में एंटर कर जाते हैं। दूसरी बात, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने दरअसल ये कहा है कि 37% के करीब कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन में गिरावट आई है रेड सी के अंदर। मतलब पिछले साल इन्हीं दिनों में जिस लेवल का ट्रांसपोर्टेशन चल रहा था कमर्शियल, यानी कि व्यापार के जहाज़ जितने जा रहे थे इस पूरे एरिया से रेड सी के अंदर, उस हिसाब से अगर इस साल देखा जाए तो 37% की गिरावट है और वो अभी तक लगातार जारी है, यानी और भी गिरावट आ रही है। तीसरी चीज़, जो यूरोपियन अथॉरिटी है उसने कहा है कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन का पूरा इफेक्ट हुआ है हमारा मामला हूती की वजह से, और पूरा घूम के आना पड़ रहा है अफ्रीका को क्रॉस करके, तो इसकी वजह से जो खर्चे वर्चे बड़े हैं हमारे, तो मुमकिन है कि अब एकदम से इन्फ्लेशन में जंप आएगा, यानी कि महंगाई एकदम से बढ़ेगी बड़े लेवल पर। तो ये सब कुछ हो रहा है हूतियों की वजह से। ये ताज़ा बात है, वरना पहले भी रिपोर्ट्स आती रहती हैं कि इजराइल के अंदर भी किस तरह की बर्बादी हुई है सिर्फ हूतियों की वजह से। एक खबर ईरान से रिलेटेड भी है। आपको पता होगा कि पिछले एक लंबे वक्त से दुनिया भर के मीडिया में ये खबर चल रही है कि क्या अमेरिका वाकई ईरान पर हमला करेगा या नहीं करेगा। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि ईरान ने अपनी फ़ौज को अलर्ट पर कर दिया है, क्योंकि अंदरूनी तौर पर कुछ इस तरह की खबरें कंफर्म हुई हैं कि अमेरिका ये इरादा कर चुका है, वो ईरान के ऊपर अटैक करेगा, उसकी फैसिलिटीज़ पर अटैक करेगा, जो मिलिट्री फैसिलिटीज़ हैं। अब वो चाहे ईरान के अंदर ना भी करे, इराक सीरिया वगैरह में करे, जो कि मुमकिन माना जा रहा है कि वहीं पर ही करेगा, यानी बाहर ईरान से, तो इसकी वजह से अटैक तो ईरान पर ही होगा, क्योंकि वो ईरान की ही फैसिलिटीज़ को टारगेट करने का इरादा करता है या फिर उसकी मिलिट्री से जुड़े हुए लोगों को। तो इसीलिए उसने जो है अपनी फ़ौज को अलर्ट पर कर दिया और ये धमकी दी है कि हमला जहाँ भी होगा, अगर हमारे ऊपर होगा तो हम उसको रिटेलिएट ज़रूर करेंगे, उसका बदला ज़रूर लेंगे। इसके अलावा दोस्तों, जो डील चल रही थी पेरिस के अंदर हमास और इजराइल से रिलेटेड, आपको पता होगा पिछले एक लंबे वक्त से चल रही है, उसके बारे में खबरें वो लगभग कामयाबी की तरफ बढ़ रही है, यानी करीब करीब है कि वो कामयाब हो ही जाएगी, क्योंकि इजराइल भी लगभग मान गया और हमास की तरफ से भी पॉजिटिव इशारे आ ही रहे हैं। ये दरअसल कई स्टेजेस में होगा पूरा सिस्टम इसका। पहले 35 दिन का पॉज लिया जाएगा, उसमें हमास की तरफ से एक बंदे को छोड़ा जाया करेगा हर दिन 35 दिन तक, दूसरी तरफ से शायद 15 छोड़े जाया करेंगे, इस तरह से चलेगा। उसके बाद दूसरा स्टेज शुरू होगा जिसमें बॉडीज़ की अदला बदली होगी, क्योंकि हमास के लोग उधर हैं जो 7 अक्टूबर के दिन वगैरह जिनकी जान गई, और दूसरी तरफ इजराइल के पास भी हैं ही बहुत सारे लोग हमास के या फिर फ़िलिस्तीन के, तो उन सब की बॉडी एक्सचेंज होगी। तीसरे फेज़ में जो फिर जो फेज़ होगा वो दरअसल मिलिट्री से जुड़ा हुआ होगा। जितने भी मिलिट्री से जुड़े हुए लोग हैं इजराइल के हमास की कैद में, उन सबको छोड़ा जाएगा, और जाहिर है उनको तो आसानी से नहीं छोड़ेगा हमास, उनके लिए बड़ी बार्गेनिंग करेगा, बड़ी डील करेगा, बड़े सौदे करेगा। लेकिन अब खबर ये है कि हमास जो है एक IDF सोल्जर, फीमेल सोल्जर के बदले में 150 कैदियों की मांग कर रहा है, क्योंकि जितने वहाँ पर लेडीज़ कैदी हैं, फीमेल कैदी हैं हमास के पास, उनमें से ज़्यादातर IDF सोल्जर हैं। आपको पता होगा इजराइल में ये रूल है, हर बंदा फ़ौज में भर्ती होता है वहाँ, तो आप देखते होंगे वहाँ की फ़ीमेल जो फ़ौज है वो भी काफ़ी बड़ी रहती है, तो उसके पास कई फ़ीमेल सोल्जर्स भी हैं। तो अभी ये माना जा रहा है कि जो वहाँ पर फ़ीमेल सोल्जर्स मौजूद हैं उनमें से एक की रिहाई के बदले में हमास की तरफ से 150 फ़िलिस्तीनियों को छुड़ाने की मांग की जा रही है। आगे ये कबूल होती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बाकी ये खबर ये भी आ रही है कि इजराइल ने अब अपनी 55 एक बटालियन थी, मतलब 55 कह सकते हैं, 55 के नाम से एक बटालियन थी, उसको बाहर निकाल लिया है, यानी गाज़ा से वापस इजराइल में बुला लिया है। ये दरअसल रिजर्व आर्मी की बटालियन थी, और तो इसके पीछे तर्क ये दिया गया है कि इनको इसलिए बुलाया गया ताकि ये आराम करें और इजराइल की इकोनॉमी जो काफ़ी सुस्त चल रही है और इफ़ेक्ट हुई है उसको बूस्ट करें, उसको बढ़ाएं, उसको तरक्की दें। आपकी नॉलेज में होना चाहिए कि ये जो रिज़र्व आर्मी होती है ये वो लोग होते हैं जो इजराइल में काम तो कोई दूसरा कर रहे होते हैं, मतलब आर्मी में नहीं होते हैं वो, लेकिन आर्मी की ट्रेनिंग ले चुके होते हैं, क्योंकि वहाँ पर हर सिटीज़न को आर्मी की ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है, वो चाहे आर्मी में इंटरेस्टेड हो या ना हो।
अब जो आर्मी में ही जाना चाहता है वो तो अंदर ही चला जाता है आर्मी के, जो नहीं जाना चाहता है वो 2-3 साल की जो उनकी ट्रेनिंग होती है वो लेता है, उसके बाद अपने काम में लग जाता है। वो चाहे डॉक्टर बन जाए, सिंगर बन जाए, एक्टर बन जाए, जो उसे काम करना है वो करे। तो ये जो बटालियन है ये दरअसल रिजर्व लोगों की थी, यानी कि जो किसी और काम में थे मगर जब ज़रूरत पड़ी तो उनको बुलाया गया और भेज दिया गया। तो पिछले लंबे वक्त से ये देखा जा रहा है कि एक एक करके इजराइल ने लगभग अपनी सारी रिजर्व आर्मी निकाल ली है, क्योंकि उसको महसूस हो रहा है कि कुछ काम तो कर नहीं पा रहे हैं वहाँ पर, उल्टा निशाना बन जा रहे हैं, इनकी ज़्यादा मौतें हो रही हैं। तो रिजर्व आर्मी उसने निकाल ली। अब लगभग सिर्फ और सिर्फ स्टैंडिंग आर्मी बची है, मतलब वो आर्मी बची है जो प्रोफेशनल है और जिनका काम ही आर्मी में रहने का है। वैसे भी अब बहुत कम तादाद बची है, क्योंकि ख़ासतौर से पिछले एक हफ्ते से जब से ये डील चल रही है पेरिस वाली, तब से और तेज़ी के साथ इजराइल की तरफ से अपनी टुकड़ियों को निकाला जा रहा है। और क्यों निकाला जा रहा है आप समझदार हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमास की तरफ से शर्त यही रखी गई है कि डील तभी होगी जब तुम बमबारी वगैरह बंद कर दो और अपनी सारी फ़ौज को वापस निकाल लो गाज़ा से। इसके अलावा दोस्तों अगली खबर ये है कि इजरायली आर्मी ने यह दावा किया है कि उन्होंने अपने इस पूरे ऑपरेशन में जो गाज़ा के अंदर वो उतरे हैं एक लंबे वक्त से, इसमें 10,000 मिलिटेंट्स को यानी कि लड़ाकों को मारा है। जो भी होंगे वो हमास या फिर इस्लामिक जिहाद जितने भी ग्रुप हैं उन सारे जो लड़ाके हैं 10,000 को मारा है और 10,000 को ही ज़ख्मी किया है। लेकिन सवाल वही है कि हमास की तरफ से जितने लोग बताए जाते हैं उन सबके तो वीडियोस मौजूद होते हैं, इमेजेस मौजूद होते हैं। पता नहीं क्या वजह है कि इतना एडवांस होने के बावजूद भी इजराइल आज तक कोई सबूत देता ही नहीं उसने क्या मारा। हाँ, इसकी तरफ से जो फ़ोटोज़ आते हैं वो बस सड़कों पर घूमने के आते हैं, वो बड़ी बड़ी बंदूकें लेकर घूम रहे होते हैं। कभी अगर गोलियों के आ भी जाते हैं जिसमें कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है तो वो दीवारों पर ही गोलियां चला रहे होते हैं। तो ये है इनकी पूरी कहानी, और फिलहाल क्या सच क्या झूठ ये तो हम में से कोई भी सही तरीके से नहीं जानता है। बाकी दोस्तों अमेरिका की जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, उनका भी एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि इस वक्त मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ इसराइल और फ़िलिस्तीन के मैटर को लेकर, मतलब कोशिशों से लगा पड़ा हूँ कि जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए। और उन्होंने अपने बयान में कहा है कि मेरा फोकस किस चीज़ पर है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो सबसे पहले तो हॉस्टेजेस हैं इसराइल के वो सब वापस आ जाएँ, जितने कैदी हैं हमास के पास। और इसके बाद जो वहाँ पर एक क्राइसिस पैदा हो गया गाज़ा के अंदर और पूरी इंसानियत परेशान है वहाँ पर, मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ, वो सब ठीक हो जाए, सारा मामला सब लोग सही हालत में आ जाएं, दोनों जगह पर शांति कायम हो जाए, यानी कि गाज़ा में और इजराइल में, सब में। और साथ ही साथ उन्होंने जो चौथी बात ऐड की है वो कहा है कि हम 2 स्टेट सॉल्यूशन पर भी काम कर रहे हैं ताकि परमानेंट पीस यहाँ पर मेंटेन हो और परमानेंट शांति आ जाए। मतलब कुल मिलाकर जो 2 स्टेट सॉल्यूशन है उसका हर तरफ से इशारा मिल ही रहा है। लेकिन जैसा कि मैं आपसे कहता हूँ हमेशा कि इनका 2 स्टेट सॉल्यूशन फ़िलिस्तीन की जो मांग है उससे बिल्कुल अलग है। इनका 2 स्टेट सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा फ़िलिस्तीन बना दिया जाए गाज़ा और वेस्ट बैंक को मिलाकर, जिस पर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी या इस तरह की कोई हुकूमत काम करे जो हमारे ही अंडर में हो और उनकी भी अपनी मिलिट्री ना हो, मिलिट्री इसराइल की ही हो। तो आप बताइए ऐसा देश फ़िलिस्तीनी कब चाहेंगे? इससे बढ़िया तो यही है जिसमें वो रह रहे हैं उनके खुद के मुताबिक भी। तो लेकिन हालांकि अभी कुछ वक्त पहले ही, 1-2 दिन पहले ही कतर की तरफ से एक ऐसा बयान आया, बल्कि ये कहिए कि कतर के एक बंदे से जब सवाल किया गया, मीडिया ने सवाल किया कि भाई 2 स्टेट सॉल्यूशन की तरफ बात तो चल रही है लेकिन उस पर हुकूमत किसकी होगी, तो कुछ ऐसा जवाब आया कतर की तरफ से जिससे लग रहा है कि कुछ किसी और तरफ जा रहा है ये मामला। कतर की तरफ से कहा गया कि इस बात का हक तो किसी को भी नहीं है कि फ़िलिस्तीन पर किसकी हुकूमत होगी। हम कौन होते हैं, मतलब किसी के पास ये राइट नहीं है, बल्कि ये फ़िलिस्तीनी लोगों को ही डिसाइड करने दिया जाए कि उन पर किसकी हुकूमत होगी। आपको पता होना चाहिए कि कतर शुरू से ही उन सारी डील्स में शामिल रहता है, यानी बिचौलिया बना रहता है जितनी भी हमास और इजराइल के बीच हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हमास की तरफ से इस तरह का बयान आता है तो लगता है ये लोग भी नर्म पड़ रहे हैं हमास के सामने इस मैटर को लेकर भी। चलते चलते यूक्रेन की भी बात कर लेते हैं। यूक्रेन के बारे में इस तरह की खबरें आ रही हैं कि मुमकिन है बहुत जल्द ही वहाँ पर आर्मी तख्ता पलट कर दे, मतलब कि मिलिट्री कू हो जाए। और ऐसा क्यों माना जा रहा है? वो इसलिए क्योंकि इजराइल की तरह ही यूक्रेन में भी वहाँ का जो लीडर है ज़ेलेंस्की, उससे उसकी खुद आर्मी जो है वो सेटिस्फाई नहीं है, आर्मी से उसकी बिल्कुल भी नहीं बन रही है। बल्कि इस तरह की खबरें आई थी कि ज़ेलेंस्की ने तो डिसाइड कर लिया था, ऑर्डर दे दिया था कि वहाँ का जो मिलिट्री चीफ है वो उसको ही फायर कर दे, यानी कि निकाल दे। लेकिन हालात ऐसे चल रहे हैं उस बंदे ने उसकी सुनी ही नहीं ज़ेलेंस्की की, बल्कि अब धीरे धीरे वो उससे ज़्यादा पॉपुलर हो गया है और इसीलिए अब ज़ेलेंस्की के सर पर ख़तरा मंडराने लगा है। मुमकिन है कि आर्मी कू कर दे और ज़ेलेंस्की को साइड में लगा दे। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि पहले ही यूक्रेन बहुत सारी मुश्किलों में चल रहा है। रशिया बढ़त बना रहा है बड़ी तेज़ी के साथ, दूसरी तरफ अमेरिका उसकी मदद कर नहीं रहा या ये कहिए कि कर नहीं पा रहा है, क्योंकि बाइडन खूब बढ़ चढ़ कर उसे देना तो चाहते हैं हथियार, पैसा वगैरह, लेकिन जो रिपब्लिकन पार्टी है वो बीच में रोड़ा बन जा रही है और पास नहीं होने दे रही है किसी भी तरह का कोई रेजोल्यूशन वगैरह यूक्रेन से रिलेटेड, मतलब एड वगैरह नहीं जाने दे रही है। दूसरी तरफ जो यूरोप है
वो भी थोड़ा इधर उधर होने लगा है, उसको भी लगने लगा है यार कब तक मदद की जाए, हम खुद परेशान हैं। 2-3 देश ऐसे हैं जो यूरोपियन यूनियन में बार बार बीच में रोड़ा बन रहे हैं और एड वगैरह यूक्रेन की तरफ नहीं जाने दे रहे हैं। तो फिलहाल दोस्तों आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह की वीडियोज़ आगे भी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें।